आप चौहान साहब जिन्हें आप बड़ी मुतवज्जो के साथ सुन रहे थे, हज़रात गिरामी शादाब साहब माइक पर तकरीर कर रहे थे और मेरे जहन में न जाने क्यों ये शेर गूंज रहा था कि धुआं बनकर न उड़ते मसाइल हल हो गए होते, धुआं बनकर न उड़ते मसाइल हल हो गए होते, अगर एक ताक में रहते तो सिंदल बन गए होते। हमारा हौसला देखो, हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। मेरी फहरिस्त में सिर्फ एक नाम बाकी हैं जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं और उत्तर प्रदेश टीम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जनाब एडवोकेट शमीम तुर्क साहब। मैं निहायत अदबन गुजारिश करूंगा उनसे और इस शेर के साथ उन्हें ज़हमत कलाम देना चाहूँगा और आपको बेदार करना चाहूँगा कि हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कम ज़र्फ़ के एहसान से, और प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं से मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। जनाब शमीम तुर्क साहब माइक पर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहे ये कुछ लोग जो पीछे खड़े हैं ना, आगे आ जाएं, कुर्सी है जो खाली जगह है अपनी अपनी जगह ले लें। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ आप लोगों से कि आगे आ जाएं। शहे नशीन पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के नौजवान लीडर, बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि नौजवानों में शेर उत्तर प्रदेश छोटे भाई इंजीनियर शादाब चौहान साहब, और जो हमारे सूबाई सेक्रेटरी और सूबाई तर्जुमान हैं पार्टी के, टीवी डिबेट में आप देखते हैं इनको, ये इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फिर हमारे ज़िले के ज़िला सदर और इस टीम के कैप्टन मेरठ डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडवोकेट फ़हीम राजा साहब, मेरी स्टेट कमेटी में मेरे साथ शाना बशाना काम कर रहे फुरकान चौधरी साहब, मगरबी उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मेरे साथ अमरोहा से तशरीफ़ लाए नईम अहमद मंसूरी साहब, सद्दाम चौधरी साहब, और कुछ नाम हैं, मैं पहले नाम ले दूं फिर अपनी बात पे आ जाऊंगा। यहाँ पर हमारे एक सीनियर लीडर बैठे हैं, मेरे भाई विनोद कुमार जाटव साहब, हाजी नदीम अब्बासी साहब, जो गालिबन मुस्तकबिल के वार्ड नंबर 29 के ज़िला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया जिनके ज़रिए मौलाना आदिल कासमी साहब, हस्तनापुर के हमारे विधानसभा के सदर अफजाल चौधरी साहब, यहाँ बहुत ही खूबसूरत निज़ामत कर रहे मास्टर तारिक साहब जो मुख्य महासचिव डिस्ट्रिक्ट बिजनौर हैं, किठौर जी सर, हाँ वो लिखने में थोड़ा, मुनव्वर तोमर साहब, मुबशिर चौधरी साहब, अब्दुल रहमान साहब, अमजद साहब, आसिफ साहब, राशिद साहब, मुकीम यूसुफ मुंडावली वाले साहब, मौलाना अब्दुल बासित साहब, डॉक्टर शहजाद साहब जो कोषाध्यक्ष हैं किठौर विधानसभा के, साजिद त्यागी साहब, मौलाना अब्दुल माजिद साहब, तालिब साहब महासचिव खरखोदा, फाजिल साहब सचिव, मुदस्सिर सऊद पटवारी साहब, हाजी नदीम का दोबारा नाम आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये पंचायत के सदस्य मुंतखब होने जा रहे हैं। फिर दोबारा नाम लेता हूँ क्योंकि कई बार होता ना कि आवाज़ खल्क नक्कार खुदा होती है ना। अब मैं 4 मिसरों के साथ अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करना। ये हमने कैडर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे पहले इसी ज़िमन में बताता चलूँ, कैडर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ये है कि जो 11-12 साल पहले शेर उत्तर प्रदेश अली जनाब इज़्ज़त माब हाजी शौकत अली ख़ान साहब ने उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक बीज बोया था, वो एक तना बन चुका है
और 2027 के इलेक्शन आते आते ये तनावुर दहरख्त बनने जा रहा है। इसलिए और पार्टी ने ये भी तय कर लिया है कि हम पैराशूट से उतरने वालों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि पटना का और बिहार का एग्जाम्पल हमारे सामने है। 5 MLA हमारे बने, 4 पैराशूट वाले थे वो बिक गए, है ना। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम अपने कैडर को प्रमोट करेंगे। इसलिए आज शमीम तुर्क अपने कैडर को प्रमोट करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ है। तो मैं उन लोगों को दावत दे रहा हूं जो पार्टी के टिकट से 2027 का या आने वाले कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वक्त रहते पार्टी की मेंबरशिप ले लें और पार्टी के काम में लग जाएं। ऐसा ना हो कि रेलवे में रिजर्वेशन हो चुका हो और वो टिकट से महरूम रह जाएं। दोस्तों, 4 मिसरे के शबे गम में सुनहरे दिन से तदबीरें बनाते हैं। शबे गम में सुनहरे दिन से तदबीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं। और हज़ारों लोग, ये हालत हाजरा पे है, किसी भी नेता पे ले सकते हैं आप, हज़ारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी हज़ारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहन के लोग जागीरें बनाते हैं। और मेरा अज़्म मुसम्मम और मेरा यकीन कामिल देखिए कि यकीन है मुझको बाजी जीतने का, फतह मेरी है, कहिए इंशाअल्लाह। यकीन है मुझको बाजी जीतने का, फतह मेरी है। मैं गुलदस्ते बनाता हूँ, वो शमशीरें बनाते हैं। उनमें और मुझ में फ़र्क है, मेरी पार्टी में और दीगर में। दोस्तों, यहाँ पंचायत चुनाव भी बहुत करीब है और 2027 का इलेक्शन भी अब पलक झपकते हमारे बीच आ रहा है। हम नगरी नगरी करिया करिया घूम रहे हैं और अपने कायदे आज़म का प्रोग्राम का जो उनके प्रोग्राम्स हैं, जो उनकी पैगामात हैं, उनको लेकर आम कर रहे हैं, हर खासो आम तक पहुंच रहे हैं। शेर उत्तर प्रदेश अभी 1 हफ्ते का दौरा करके मगरबी उत्तर प्रदेश से ईस्ट में चले गए, तो हम लोगों की जिम्मेदारी इधर लगा कर चले गए कि निकलिए घर से। हम लोग रात दिन दौड़ रहे हैं और हर जगह हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ बातें ऐसी आती हैं जिन बातों से आपकी तवज्जो, मैं ख़ास बातें, वही बातें आपके सामने रखकर और आपके बीच से रुखसत होऊंगा। दोस्तों, हमारे सामने हम क्या देखते हैं? हम जब देखते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आती हैं। एक शायर ने उसका नक्शा इस तरह खींचा कि नगरी नगरी करिया करिया मौत का ताना बाना है। नगरी नगरी करिया करिया मौत का ताना बाना है। वो जलता हुआ पंजाब है, ये कश्मीर है, वो हरियाणा है। और बोल बटोही बोल, तुझे किस नगरी को जाना है? मुजफ्फर नगर है, हर शहर यहाँ, हर गांव यहाँ मलियाना है। ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं और मुझसे और मेरे कायद से, तमाम कायदीन से एक सवाल होता है कि आप बीजेपी को क्यों तनकीद का निशाना नहीं बनाते? बीजेपी को क्यों तनकीद का निशाना नहीं बनाते? सपा के पीछे, कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हम बराबर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि आप बीजेपी को वोट नहीं डालते। आप जान चुके हैं कि बीजेपी वाले और आरएसएस, उनकी जो हमनवा तंजीम है, वो आपके खुले दुश्मन हैं। तो खुले दुश्मन से तो आप होशियार हो चुके। हमारी आस्तीनों में जो सांप छुपे हैं, जो मुनाफिकीन हमारे बीच बैठे हैं, सपा, कांग्रेस और बसपा के रूप में, उनकी तरफ तवज्जो मबदूल कराकर आपको आगाह कर रहा है मेरी पार्टी एक एक वर्कर और मेरे कायदीन। इसलिए हम आगाह करते हैं क्योंकि हमारा वोट दाए हो रहा कहाँ? इन 3-4 पार्टियों के बीच हमारा वोट बढ़ जाता है, चला जाता है और हम अपनी उससे महरूम हो जाते हैं। मेरे कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बबांगे तहल कहते हैं इस बात को, अलल ऐलान इस बात को कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में यतीम खाने में पलने वाला वो यतीम बच्चा है जिसको इलेक्शन के टाइम पर सेकुलर जमातें गोद ले लेती हैं और जब इलेक्शन खत्म होता है तो वापस यतीम खाने में फेंक देती हैं। इलेक्शन के दौरान उससे बड़ी शफकत और मोहब्बत होगी और इलेक्शन के बाद काम निकल गया तो फिर वापस। हमारा झगड़ा इन लोगों से क्यों है? मैं आपको
सबसे पहले मक्के की सरजमीन पर माजी में लिए चलता हूँ। शादाब भाई ने कहा था कोई तारीख भी बयान करनी है, तो इशारे में मैं समझ गया था, तो तारीख में बताऊंगा। दोस्तों, हमारा झगड़ा उन लोगों से क्या है और हम उन लोगों से आप क्या बात कहने आए हैं। जब आकाए दो जहां ने मक्के की मुकद्दस सरजमीन पर पैगाम हक सुनाया था, तो अहले मक्का को एक पहाड़ के पास ले गए थे, एक पहाड़ के पास ले गए थे बाहर, मक्के से बाहर, और कहा मैं जरूरी बातें बताऊंगा। तो लोगों से पूछा था, कहा था आपने, अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, तो क्या यकीन कर लोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल यकीन कर लेंगे। बोले क्यों, देखा तो नहीं? तो लोगों ने कहा हमने आपको, जब से आपका होश संभाला आपने विलादत से लेकर अब तक 40 साल का सिन हो गया, तब तक हमने आपको सिद्दीक और अमीन जाना है। आप ईमानदार हैं, अमानतदार हैं और सच्चे हैं, तो इसलिए हम यकीन कर लेंगे। तो मेरे आका ने क्या कहा था कि तो सुनो, अल्लाह एक है, वो वादहू ला शरीक है, वही इबादत के लायक है। काबे के अंदर जो 360 बुत रखे हुए हैं ये झूठे हैं, ये पत्थर हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनको छोड़ दो और उस वाहिद हकीकी की, उस अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है और मैं उसका नबी हूं। सारा मक्का चला गया था, उस वक्त सारा मक्का चला गया, 2 हजरत रह गए, हजरत अबू बकर बड़ों में और बच्चों में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, दोनों ईमान लाए। और अबू बकर उसी दिन से सिद्दीक हो गए, सिद्दीक अकबर हो गए। आपने पूछा अबू बकर क्यों खड़े हो, तो आपने अर्ज किया सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, मैं आप पर ईमान लाया, कलमा पढ़ लिया उन्होंने। दोस्तों, तो ये तो मुख्तसर तारीख थी, लेकिन आगे मज़ालिम की इंतहा कर दी अबू जहल और उसके हमनवाओं ने। अबू लहब सगा चाचा भी उनमें शामिल हो गया और मेरे आका की राह में कांटे बिछाए जाने लगे, मेरे आका की राह में गलादत डाली जाने लगी और उनके कपड़ों पे गंदगी फेंकी जाने लगी। क्या क्या मज़ालिम ने ढाए गए, मक्के वालों ने मेरे आका के रास्ते रोके गए, हर तरह से सताया गया। तब मेरे आका ने उनसे ये कहा था, तुम मुझे नबी नहीं मानते तो एक आम इंसान तो मानो, नबी नहीं मानते मत मानो, मेरा रब जानता मैं नबी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम ना मानो, मुझे अपने जैसा एक आप इंसान तो मानो। तो मेरी रास्ते में ये साथ क्यों होता है? क्या मेरी रगों में हाशमी खून नहीं है? क्या मेरे बातों में जो रगे हैं ये अंदर मेरे जिस्म में, इसमें कुरैशी खून नहीं दौड़ रहा है? क्या मेरा मनसब, मेरा हसब नसब तुमसे कमजोर है? अरे तुम तो मेरे रिश्ते में चाचा हो, अबू जहल रिश्ते का चाचा था, अबू लहब सगा चाचा था, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? जब मेरे आका ने वहां कहा था जुल्म की इंतहा हो गई, लंबी तारीख इस्लाम की है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं। दोस्तों, तब मेरे आका का गुलाम आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़ा हुआ हुक्मरान वक्त यही कहता है कि क्या वतन अजीज को आजाद कराने में मेरे असलाफ ने कम कुर्बानियां पेश की थी? क्या मेरे अशफाकुल्लाह खान मेरे असलाफ नहीं थे? क्या ब्रिगेडियर उस्मान मेरे असलाफ नहीं थे? क्या जनरल शाह नवाज खान मेरे असलाफ नहीं थे? इन्होंने क्या कम कुर्बानियां दी थी? क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने मुल्क को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल नहीं दिए? क्या मोहम्मद शमी ने दुश्मन खिलाड़ियों की विकेटें न तोड़ी? क्या अजहरुद्दीन ने मुल्क का नाम रोशन नहीं किया? क्या सिराज, मोहम्मद सिराज आज वतन अजीज का, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन नहीं कर रहा, खेलों की दुनिया में? क्या वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मन देश के टैंकों को एक जीप ले जाकर छोटी तोप के साथ बिल्कुल अपने सीने पे तोप रख के 7 टैंकों को, दुश्मन मुल्क के टैंकों को 1965 की जंग में अपने सीने पे ना तोड़ा? बैरिस्टर यही कहते हैं, मेरे असलाफ ने जब कुर्बानियां बराबर की दी थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों? हमारे साथ मोमिन क्यों? कासिम को मारा जाता है, अखलाक को काटा जाता है, तमाम काम हमारे साथ और कोई नहीं बोलता। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाता है, बहन जी मायावती खामोश रहती हैं और राहुल गांधी खामोश रहते हैं, कोई नहीं बोलता।
तो हमारा उनका झगड़ा ये है, हमें भी बराबर के हुकूक चाहिए। हमारा वोट लेने के लिए सारे आएंगे, हमारे हुकूक के मसले पर जब हमारी कहीं पर असमत तरी हमारी मस्तूरात की होगी तब बोलेंगे बैरिस्टर, और वोट कौन लेंगे? अखिलेश जी, भैया जी, उनके अब्बा जी, उनके चाचा जी, और बचे खुचे वोट है राहुल जी, बहन जी और दीगर। तो हमारा झगड़ा उनसे सिर्फ और सिर्फ ये है, हमें बराबरी चाहिए। जब वतन अजीज को आजाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने तुमसे ज्यादा कुर्बानियां पेश की थी, ज्यादा भी ना मानते तो बराबर तो दी थी कुर्बानियां, तो हमें बराबर के हकूक चाहिए भाइयों। अब गिव एंड टेक होगा, अब बराबर की बात होगी, अब हकूक की बात होगी। अब वोट देंगे तो बदले में नौकरियों में रिजर्वेशन लेंगे हम। अब मैं जरा सा मुख्तसरन खाका के मजलिस को यूपी क्यों आना पड़ा, मजलिस के मोटे मोटे काम गिनाऊंगा दोस्तों। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोटे काम गिनाए देता हूं। मेरी पार्टी के हैदराबाद के अंदर 7 एमएलए हैं, 1 एमएलसी हैं, उन्हीं में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं जो 7वीं बार 7वीं बार एमएलए बने हैं। दोस्तों मेरे पार्टी वहाँ क्या कर रही है? मेरी पार्टी ने वहाँ की सरकार से, जो पिछली गवर्नमेंट थी और इस गवर्नमेंट से भी, इन्होंने भी वो राय रखा है, गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 5 लाख रुपए सरकार से दिलाते हैं। वो यहाँ अखिलेश जी दिलाते हैं क्या? नहीं दिलाते ना। और इसके आगे नौकरियों में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिलाते हैं वहां पर वो। और जनाबे वाला, जबकि वहां पर 7-8% मुसलमान रहता है और यहां पर आप 23% सरकारी आंकड़ों में रहते हैं। 5% नौकरियों में रिजर्वेशन मुस्लिम को मिलता है उधर। और जनाब आगे बताएं हम आपको, आइम्मा मसाजिद जो इमाम है मस्जिदों के, उनकी तनख्वाह तेलंगाना गवर्नमेंट से दिलाते हैं वो। और बताएं आपको, अजमेर शरीफ के अंदर 1500 करोड़ की लागत से तेलंगाना गवर्नमेंट ने जमीन खरीद कर एक गेस्ट हाउस बनाया है। तेलंगाना का कोई भी शख्स वहां जाता है उसके लिए कमरा फ्री में मिलता है ठहरने के लिए, जायरीन के लिए, जायरीन अजमेर के लिए। ये उनके काम हैं। और बताएं हम आपको, हैदराबाद के अंदर 3000 करोड़ की लागत से वहां की गवर्नमेंट से इस्लामिक कल्चर सेंटर बनवाया है मेरे कायद ने। ये मेरे कायद का है। जैसा दिल्ली के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इससे बहुत बड़ा बना है, रिसर्च हो रही है उस पर, और कुरान के तर्जुमे हो रहे हैं, वहां पर स्कॉलर्स बैठे हैं, इस्लाम पर रिसर्च हो रही है, नई नई किताबें लिखी जा रही हैं। वहां किसका काम है? मेरे कायद का काम है। और दोस्तों आगे बताएं, फिर मेरे कायद का अपना काम सुनिए। ओवैसी हॉस्पिटल चलाते हैं मेरे कायद, 1200 बेड का है। इसरा हॉस्पिटल चलाते हैं, 1400 बेड का है, 20 रुपए का पर्चा है, 1 महीना इलाज फ्री है कोई लीडर हिंदुस्तान में जो ऐसा करता है? वो मेरे कायद करते हैं। इसके अलावा बताएं हम आपको, हैदराबाद के अंदर अभी चंद साल पहले, अभी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं, 4 साल गलिबन हुए होंगे, एक बहुत बड़ी बारिश आई थी, तूफान आया था कुदरती तौर पर। इतनी बारिश हुई कि हैदराबाद के जो नशेबी इलाके थे, गहरे इलाके, वहां पर कश्तियां चल गई थी, लोग डूब के मर गए, लोग टीन शेड गिरे, छतें गिर गई, कच्चे मकान जो कमजोर मकान थे गिर गए, 26 लोग जाँ बहक हो गए। हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, आप जानते हैं। उस दिन बहुत सारी लड़कियों की शादियां थी वहां पर हैदराबाद के अंदर। शाम का वक्त था, वो लोगों का जहेज सजा हुआ रखा था, खाना तैयार था पका हुआ, मेहमान आकर वो खाना खाते और लड़की को रुखसत करा के ले जाते। तूफान आया, सारा पानी, इतना पानी पड़ा कि खाना बह गया, दहेज का सामान बह गया, लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए मजबूर हो गए, सब दरम बरम हो गया। मेरे कायद की उस जमाने की फोटो देखिए, उस रात की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और नकीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सारी रात ब्लड प्रूफ जैकेट पहनकर और वो बरसाती जो लिबास होता है उसे जेबे तन करके हैदराबाद की सड़कों पर गर्दन पानी में खड़े हुए डूबने वालों को बचाते फिरते रहे सारी रात। कोई कायद कर लेगा? इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद मेरे कायद ने एक सर्वे कराया, एक एलामिया जारी किया कि यहाँ पर अब जितनी बेटियों की शादी आज थी, जिनका सामान बह गया, जिनके घर वाले अब इस पोजीशन में नहीं है कि उतना दहेज दोबारा खरीद सकें, उतने मेहमानों को बुलाकर खाना खिला सकें, तो इन सारे लोगों का सर्वे करा लिया जाए और जितना सर्वे में होगा उसका खर्चा असदुद्दीन ओवैसी उठाएंगे। आपको बताऊं, तकरीबन 280 शादियां उस दिन थी हैदराबाद के अंदर। उनमें से तकरीबन 120 लोगों ने आवेदन किया कि हम आपकी मदद चाहते हैं। मेरे कायद ने कहा मीमू दे दीजिए, अगर आपने 2000 कार्ड बांटे थे तो 2000 कार्ड फिर बांटेंगे, 2000 को खाना मैं खिलाऊंगा। जितना सामान जहेज का था वो फहरिस्त दे दीजिए और सामान खरीद लीजिए, जितने का होगा वो मैं दूंगा। 120 लड़कियों की, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का इम्तियाज न था। मेरे कायद ने सब करके दिखाया है अमली तौर पर। इसलिए हमें जरूरत है असदुद्दीन ओवैसी जैसे कायद की, इसलिए हमें जरूरत है उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लाने की। जब 2017 का इलेक्शन आया था तो दिल्ली की सरजमीन पर हमने एक कन्वेंशन मेरे कायद ने मुनक्किद कराया था। उसमें शादाब चौहान साहब मेरे साथ तशरीफ रखते थे। 2017 में मैं अमरोहा से टिकट मांग रहा था। दोस्तों, अमरोहा भी मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से मैं टिकट मांग रहा था। तो मेरे कायद ने मुझसे इंटरव्यू लेते हुए कहा था प्रोग्राम के बाद, अमरोहा से आए हो, मैं मगरबी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूं ओवैसी हॉस्पिटल की तर्ज पर। जो मेरा एमएलए सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आएगा उसको मैं उसके इलाके में एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, ओवैसी हॉस्पिटल। तो मैंने बरजस्ता कहा था, मैं इस बदगुमानी का शिकार था कि मैं जीत जाऊंगा, मेरा कुछ काम मुझे लगता था मैं जीत जाऊंगा। तो मैंने कहा सर मेरा इलाका सबसे ज्यादा गरीब है, मैं इंशाल्लाह एमएलए बनकर आऊंगा तो आप मेरे इलाके में अस्पताल बनाएंगे। मेरे कायद ने प्रॉमिस किया था, लेकिन अफसोस कौम को मैं भी नहीं संभाल पाया, मैं भी नहीं जगा पाया। और अफसोस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली, अफसोस है कि मेरी शराफत नहीं चली। लेकिन मेरे कायद ने मुझे हौसला दिया और मेरे कायद ने बरजस्ता कहा है वो इस दौर का वली ये सिफत इंसान है। अगर वली नहीं मानते तो मोमिन तो हैं, वो नमाजी हैं, परहेजगार हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं, वो एक मोमिन इंसान है और मोमिन की दुआ कबूल होती है। मेरे कायद ने कहा था हौसला शिकनी मत करना शमीम मियाँ, एक दिन आप कौम की आवाज उत्तर प्रदेश की असेंबली में उठाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे इस बात का गम नहीं, हम अपनी कौम के लिए काम करने निकले हैं, हम अपनी कौम के बच्चों को बेदार करने निकले हैं। आपको जगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी उम्र हो चुकी। रब ताला कुरान में पाक में इरशाद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यकीनन मैं भी इसी मिट्टी में एक दिन समा जाऊंगा, यकीनन आप भी इस मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे, लेकिन मरने से पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी नई नस्ल के जो बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल के लिए कुछ कर जाएं कारहाय नुमाया। इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि हम अपना हक मांगने निकले हैं। हमें ना दें, हमारी उम्र हो गई, हमारी नई नस्ल के बच्चों के लिए तो कुछ दें। आज यादव का कोई बच्चा बरसे बेरोजगार नहीं है, जाटव समाज जागरूक हो चुका, उनका कोई बच्चा पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं है। और मेरी कौम के लोग बेरोजगारी की एक लंबी फहरिस्त है। एक शायर ने कहा है कि बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया, है ना। सरकारें गूंगी बहरी हैं, हमने भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। ये कहा ना कहा, ये हो रहा हमारे साथ। नौकरियों में 2%, कहीं 1%, कहीं 0%, जेलों में 27%, जेलों में 27%। और बताऊं आपको, जब मुजफ्फरनगर से बात शुरू की, खत्म भी वहीं करूंगा। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, अभी हाफिज साहब तकरीर कर रहे थे और दीगर लोग, तो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था मालूम है? वहां पर किस तरह से कत्लेआम हुआ था, लोगों को बेघर किया गया था, वहां पर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी थी। उस जमाने में किसी शायर ने कहा था, पुराना नक्शा खींचा था उन्होंने कि कलम वालों सियासी जुल्म की रुदात लिख देना, कलम वालों सियासी जुल्म की रुदात लिख देना, और कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद लिख देना, है ना। तो किसी शायर ने हमारी जैसी आइडियोलॉजी का अमन पसंद व्यक्ति ने उसके अंदर टुकड़ा लगाया था कि मैं किस मिट्टी का हूं, लोगों मेरी पहचान लिख देना।
मैं किस मिट्टी का हूं, लोगों मेरी पहचान लिख देना और कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। हमसे कहा जाता है एनआरसी पे सर्टिफिकेट दीजिए, तो उन लोगों का जवाब है ये। जब मुजफ्फरनगर चला, सैफई में डांस सुना, नाच गाना देखा जा रहा था। शिवपाल सिंह से पत्रकार ने पूछा, भाई उधर ध्यान नहीं है? अरे छोड़ो, ये तो चलता रहता है। शिवपाल का वो बयान है उस जमाने का। उस जमाने में मुझे एक समाजवादी पार्टी के एक मेरे दोस्त एमएलए ने कहा था, किसी से बताना मत मेरा नाम, इसको कोट मत करना, लेकिन ये बात सच है। तो मैं चूंकि उनसे किया हुआ वादा पर निभा रहा हूं। वो एमएलए साहब हमारे बीच है भी नहीं, उनका बेटा एमएलए बन चुका। तब उन्होंने कहा था कि जिस जमाने में मुजफ्फरनगर जल रहा था, तो आजम खान की क़यादत में ये मुस्लिम एमएलए अपने बहू बेटियों और बहनों की इज्जत के लिए आवाज ना उठाएं। उन तमाम मुस्लिम एमएलए को मुलायम सिंह यादव ने टर्की के सैरो सपाट करने के लिए टर्की के दौरे पर भेज दिया गया था। तारीख गवाह उठाकर देख लो कि यहां आवाज ना उठा पाए। उसी जमाने में आदरणीय मंत्री जी की बेटी दरिया में भी तो डूब गई थी, याद है आपको? मंत्री जी दरिया के किनारे कुर्सी डाले बैठे थे, हमने तो फोटो देखे थे। हमें दुख है वो बच्ची का, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री जी को बड़ा सदमा पहुंचा था, हम भी उस सदमे में बराबर के शरीक हैं। लेकिन कल जब रोज़े महशर बर्पा होगा तो रब नहीं पूछेगा तुम्हें तो जाहो जलाल दिया था, तुम्हें तो कमाल दिया था, तुम्हें तो कुर्सी दी थी, तुम्हें तो कैबिनेट की वज़ारत दी थी। 20 किलोमीटर पर मुजफ्फरनगर जल रहा था, अपनी बेटी के गम में 3 दिन खाना नहीं खाए थे। वो भी तो तुम्हारी बेटियां थी, वो भी तो तुम्हारे बच्चे थे, वो भी तो तुम्हारी कौम के लोग परेशान और मजबूर और लाचार थे। उनके लिए क्यों नहीं बोले? रब पूछेगा का नहीं पूछेगा? शायर कहता कि कदम कदम पे जान के लाले कैसी बस्ती है यारो, और अब तो धर्म के उपदेशों से आग बरसती है यारो, और धर्म की नागिन लहरा कर हर एक को डसती है यारो, और हमें लड़ा कर राज करे वो नेता बड़ा सियाना है। मुजफ्फरनगर है, हर शहर यहां, हर गांव यहां मलियाना है। भाइयों, बात लंबी हो जाएगी, जनसभा में तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगा, 2 बातें बताकर। यहाँ का प्रभारी बनाया गया हूँ, उससे पहले कौशाम्बी, इलाहाबाद, कानपुर का तवील सफ़र करके वहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाकर अब मगरबी उत्तर प्रदेश में आया हूँ। तो मैं अपनी पार्टी के राजा साहब, हमारे फ़हीम भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा, अपने कैडर को प्रमोट करें, लोगों को जागरूक करें, और सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारियों को मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, हमें काम चाहिए। हम काम कागज़ पर नहीं, कागज़ भी चेक करेंगे और फील्ड में भी जाकर मुआयना करेंगे काम कैसा है। जो फ़ोन नंबर आप हमें देंगे कार्यकर्ताओं को, उनसे हम इंक्वायरी भी करेंगे कि क्या वाकई आप किसी पद पर हैं या ऐसे ही हवा में हैं। क्योंकि हमें मजलिस के पैगाम को अब आम करना है, अब मजलिस को हर खास व आम तक, अब हम नास तक पहुँचाना है। हमारा ये नस्बुल मिशन है हमारा। इसलिए हम यहाँ बात ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। 2 शेर पढ़ूंगा और आपको एक लाइन ऑफ थिंकिंग देकर मैं जा रहा हूं आपके बीच से। एक शायर, बड़े शायर का कौल है कि अब तीर, मैं जो बात कर रहा हूं इशारों में करता हूं, अब तीर न तलवार, शादाब भाई आप भी सुनिए, अब तीर न तलवार न कातिल की खबर रख, अब तीर न तलवार न कातिल की खबर रख, और मक्तल का तकादा है मुहाफिज पे नजर रख। ये है सिक्योरिटी गार्ड पे नजर रखो, आस्तीनों के छापों को पहचानो, सपा बसपा और कांग्रेस को पहचानो, 3100 फिजात देने वाली कांग्रेस को पहचानो। अब तीर न तलवार न कातिल की खबर रख, मक्तल का तकादा है मुहाफिज पे नजर रख। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों, हालत हदरा पर है, इलेक्शन को पेश नजर रख के आपकी तवज्जो मबदूल करा रहा हूं कि फिर बुलाता है तुम्हें दोस्त बनाने के लिए। हम तो रह जाते हैं देखते हुए। फिर बुलाता है तुम्हें दोस्त बनाने के लिए, कौन बुलाता सोच लो। फिर बुलाता है तुम्हें दोस्त बनाने के लिए, अब के फिर उसको यकीन है कि भटक जाओगे, अब के फिर उसको यकीन है कि भटक जाओगे। और ये हकीकत भी मगर जहन में रखना यारो, सांप फिर सांप है, काटेगा तो मर जाओगे। खुदा हाफिज।